नमस्कार, स्वागत है आपका आज की हमारी मंत्रिपरिषद में। इसके तहत हम जानेंगे कि भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय यानी कि मंत्रिपरिषद का गठन कार्य किस प्रकार से होते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की हमारी मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन की बात की गई है। यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 74 है, इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन की बात की गई है। इसके तहत राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो ये है संविधान में इसके संबंध में प्रावधान। आइए अब हम चर्चा करते हैं मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में। मंत्रिपरिषद का गठन लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता यानी कि प्रधानमंत्री से शुरू होता है। लोकसभा के अंदर जो भी दल बहुमत प्राप्त करता है वह बाद में वह अपने में से एक को अपने नेता घोषित करता है। उस नेता को बाद में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाता है या फिर प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी कि प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का आधार स्तंभ नींव होता है। तो मंत्रिपरिषद गठन की जो सबसे पहली प्रक्रिया है वह है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो इसके संबंध में क्या प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। यह मंत्रिपरिषद के गठन की पहली कड़ी, शुरुआती कड़ी है। बाद में 2 नंबर पर प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन, यानी कि हम मंत्रिपरिषद का गठन पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने 1 नंबर पर कार्य पढ़ लिया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। 2 नंबर पर है प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। तो यानी कि लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल का प्रधानमंत्री होता है। तो बहुमत प्राप्त दल के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से कुछ मुख्य सदस्य होते हैं जिनकी पार्टी के अंदर छवि अच्छी हो या फिर उनका प्रभावशाली नेतृत्व रहा हो। प्रभावशाली नेतृत्व आप समझ सकते हो कैसे व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं। तो इन सभी व्यक्तियों का चयन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। यह इसका सेकंड कार्य है। उसके बाद में है मंत्रियों में कार्य विभाजन। तो मंत्रियों में जो कार्य का विभाजन है यह भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। यानी कि किस सदस्य को या फिर किस मंत्री को कौन सा कार्य दिया जाना है। गृह मंत्रालय किसको दिया जाए, विदेश मंत्रालय किसको दिया जाए या फिर वित्त मंत्रालय किसको दिया जाए। यानी कि जिस प्रकार के व्यक्ति की क्वालिफिकेशन होती है या फिर योग्यता होती है तो उसे उसी प्रकार का विभाग दिया जाता है ताकि वह उस विभाग को अच्छी तरह से हैंडल कर सके और देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सके। तो मंत्रियों में कार्य का विभाजन भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। उसके बाद 4 नंबर पर है मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं, यानी कि कौन व्यक्ति मंत्री बन सकता है, इसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इसके संबंध में है सबसे पहले तो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे तो लोकसभा का सदस्य हो चाहे फिर राज्यसभा का सदस्य हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित नहीं हुआ है तो भी वह मंत्री बन सकता है। इसके लिए क्या प्रावधान है? तो इसके लिए मंत्री बनने के 6 माह के अंदर अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। यानी कि आज आपको मंत्री पद की शपथ हमने दिला दी है, अब लोकसभा का सदस्य नहीं हो, राज्यसभा का सदस्य नहीं हो तो भी आप मंत्री बन सकते हो, चाहे प्रधानमंत्री भी बन सकते हो। लेकिन 6 माह के अंदर अंदर आपको लोकसभा के अंदर या फिर राज्यसभा के अंदर अपनी सदस्यता दिखानी होगी। मैं इस सदन का सदस्य हूं। अगर आप इसके सदस्य 6 महीने के अंदर नहीं ग्रहण करते हो तो आप अपने पद से हट गए माना जाएगा। 5 नंबर पर है मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति 2 प्रकार की शपथ दिलाता है, पद व गोपनीयता की। यानी कि प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के कहने पर ही मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को कितने प्रकार की शपथ दिलाई जाती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली पद की, दूसरी गोपनीयता की। यानी कि एग्जाम्पल ले रहे हैं भी मैं आज रक्षा मंत्री का पद ग्रहण करता हूं। पद कौन सा है? रक्षा मंत्री का है। गोपनीयता क्या है? भी मैं रक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए देश की सुरक्षा से संबंधित कोई भी ऐसा दस्तावेज सार्वजनिक नहीं करूंगा जिससे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा हो। तो ये गोपनीयता की शपथ भी लेनी होती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं मंत्रिपरिषद के आकार की। तो 2003 से पहले मंत्रियों के यानी कि संख्या कितनी होगी इसके संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था।
लेकिन 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा लोकसभा के सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते। अब तो देखिए, ये लोकसभा की बात कर लो, चाहे राज्यसभा की बात कर लो, चाहे आप किसी भी सदन की बात कर लो, चाहे किसी भी चुनाव से संबंधित निकाय की बात कर लो, उसमें 15% से अधिक व्यक्ति मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। एक बार फिर बता देता हूं मैं आकार को किस प्रकार से यानी कि कम किया गया है। तो 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा लोकसभा के सदस्य संख्या का 15% से अधिक व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वर्तमान के अंदर लोकसभा के अंदर 545 सदस्य निर्वाचित हैं, तो इनमें से लगभग 78 या 79, देखिए मेरा मैथ कमजोर है, फिर लगभग मैं बता देता हूं 545 का जो लगभग 15% होगा, वह 77 या 78 लगभग होगा, तो इतने व्यक्ति ही मंत्री बन सकते हैं। तो इसका आकार को यानी कि 91वें संविधान संशोधन द्वारा नियंत्रित किया गया है। इसके बाद में हम बात करें मंत्रिपरिषद के कार्यकाल की। सामान्यतः मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे समय से पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा भंग किया जा सकता है, या फिर सदन के अंदर यानी कि लोकसभा के अंदर अगर मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास मत पारित कर दिया जाए, अविश्वास मत विपक्ष द्वारा लेकर लाया जाता है, यानी कि अगर मंत्रिपरिषद के खिलाफ या किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास मत जारी हो जाए सदन के अंदर, तो मंत्रिपरिषद भंग मानी जाएगी। इसके संबंध में एक कथन भी है, साथ में डूबते हैं साथ में तैरते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूं, सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन समय से पूर्व भी मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जा सकता है। 7 नंबर पर है मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते। वैसे तो मंत्रियों के वेतन व भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन इन्हें इसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं ऐसे मुहैया होती है जो कि आम व्यक्ति की सोच से बहुत ही परे होती हैं। जैसे इनको निःशुल्क आवास दिया जाता है, निःशुल्क वाहन सुविधा, निःशुल्क मोबाइल सुविधा, इसके साथ साथ और भी कई एक सुविधा, जैसे विदेशों के अंदर इन्हें घूमने के लिए भी सरकार से और पैसे दिए जाते हैं जो कि आम व्यक्ति की पहुंच या सोच से बहुत दूर रह जाते हैं। ये मंत्री के वेतन और भत्ते की बात हुई। इसके बाद में 8 नंबर पर है मंत्रियों की श्रेणियां। तो मंत्रियों की श्रेणियों को 3 भागों में बांटा गया है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। हम मंत्रियों की श्रेणियों की बात कर रहे हैं। मंत्रियों की श्रेणियां 3 हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रिमंडल भी बोला जाता है। अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं क्लास के अंदर, या फिर आप भी दुविधा के अंदर पड़ जाते होंगे, विजय मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होती है। तो इसके संबंध में बता देता हूं। मंत्रिपरिषद के अंदर तो यानी कि सभी प्रकार के मंत्री आ जाते हैं, उसमें कैबिनेट मंत्री भी होगा, राज्य मंत्री भी होगा, उप मंत्री भी होगा, सभी प्रकार के मंत्री मंत्रिपरिषद के अंदर शामिल हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह है वह मंत्रिमंडल कहलाता है। कैबिनेट मंत्रियों का समूह ही मंत्रिमंडल कहलाता है, यह थोड़ा ध्यान रख लेना इन बात को। तो कैबिनेट मंत्री कौन से मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री वे मंत्री होते हैं जिनके पास एक या एक से अधिक विभागों का प्रधान कार्य होता है, यानी कि एक या एक से अधिक ऐसे विभाग जिनका जो संपूर्ण जिम्मा है वो एक ही मंत्री के पास होता है, वह कैबिनेट मंत्री कहलाता है। 2 नंबर पर है राज्य मंत्री। राज्य मंत्रियों को एक बार एक विभाग का स्वतंत्र प्रभाव भी दे दिया जाता है, या फिर कोई विशेष विभाग भी इनको दे दिया जाता है जिसकी इन्होंने देखरेख करनी होती है। ये राज्य मंत्री होते हैं। इसके बाद में उप मंत्री हैं। उप मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक मंत्री होते हैं। जब कई एक बार कैबिनेट मंत्री के पास एक से अधिक विभाग होते हैं तो वह सभी विभागों का अच्छी तरह संचालन नहीं कर पाता है, तो अपनी वो सहायता के लिए सहायक के रूप में उप मंत्री को अपने सहयोग के लिए ले लेता है। ये उप मंत्री तीसरे प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री 3 प्रकार के हो चुके हैं। तो ये तो था मंत्रिपरिषद का गठन। अब हम बात कर लेते हैं मंत्रिपरिषद की शक्तियां या फिर कार्य क्या कुछ हो सकते हैं इसके बारे में। तो भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था का जो हृदय है वह मंत्रिपरिषद है। वैसे तो कहने को सैद्धांतिक तौर पर तो भारतीय कार्यपालिका या फिर शासन व्यवस्था सारे राष्ट्रपति के हाथ में है, लेकिन वास्तव में उसका प्रयोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। इसीलिए भारतीय शासन व्यवस्था का जो हृदय है वह मंत्रिपरिषद को ही कहा जाता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं मंत्रिपरिषद की शक्तियां या फिर कार्यों की। सबसे पहला इनका कार्य शक्ति क्या है? वह है राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना या फिर राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। इसके तहत देश के आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन की सुविधा के लिए या फिर नए नई योजनाओं के लिए
राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को कैसे गति दी जाए, या फिर विदेशों से किस प्रकार के संबंध निर्धारित करने हैं, इन सभी का जो कार्य है वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। 2 नंबर पर है कानून निर्माण पर नियंत्रण, यानी कि 2 नंबर पर क्या आ रहा है, कानून निर्माण पर नियंत्रण, यानी कि जो देश का कानून है, विधि है, जो संविधान निर्माण है, वैसे तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन समय समय पर इसमें संशोधन होते रहते हैं, क्योंकि अति आवश्यक विषयों पर कई एक समय वाद विवाद हो जाता है, या फिर देश की मौजूदा हालात के अनुसार कई कानून ऐसे बनाने पड़ते हैं जिसकी अति आवश्यकता है। तो इनका जो कार्य है वो कौन करता है, वह मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। तो कानून निर्माण व संविधान में समय पर जो संशोधन किए जाते हैं वह भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। इनके द्वारा संसद के किसी भी सदन, यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा में सबसे पहले एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद में प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया जाता है, फिर वही कार्रवाई अध्यक्ष उसको पास करता है, फिर दूसरे सदन में, फिर दूसरे सदन से वापस उसी सदन में, फिर राष्ट्रपति, यानी ये काफी लंबी प्रक्रिया है, इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। तो ये था कानून निर्माण पर नियंत्रण। इसके बाद 3 नंबर पर है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, यानी कि इसके तहत भी देश की जो शासन व्यवस्था है इसको किस प्रकार से नियंत्रित करना है, इस पर भी जो कार्य सारा किया जाता है वह मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। कहने का तो कार्यपालिका का जो संवैधानिक अध्यक्ष है वह राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तव में उसका प्रयोग कौन करता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक अध्यक्ष या फिर वास्तविक कार्य या फिर वास्तविक सर्वोच्च नियंत्रण किसका है, तो वह मंत्रिपरिषद का है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वित्तीय कार्य या फिर वित्तीय शक्तियों की। देश के अंदर वित्त वर्ष के अंदर, वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितनी आय हुई है, कितना व्यय हुआ है, इन सभी का ब्यौरा वित्त मंत्री के पास या फिर वित्त मंत्रालय के पास होता है। वित्त मंत्री द्वारा ही वित्त बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये यानी कि वित्त मंत्री भी कौन सा मंत्री हो गया, कैबिनेट मंत्री है। कैबिनेट मंत्री किसके अंदर शामिल होता है, मंत्रिपरिषद के शामिल होता है। तो हम मंत्रिपरिषद की शक्तियों की बात तो कर ही रहे हैं। तो यानी कि वित्तीय कार्यों की जो शक्तियां हैं वह भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पास ही होती है। वित्त से संबंधित जितना लेन देन है, आय व्यय का जो ब्यौरा है, ये सारा ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद की शक्तियों के अंतर्गत ही आ जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विदेशी संबंधों का संचालन। कहने के तो विदेशी संधियों पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है उस पर ध्यान लेते हैं। युद्ध तथा शांति की घोषणाएं मंत्रिपरिषद के द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ कौन से देशों के साथ किस प्रकार की संधि करनी है, कौन सा समझौता करना है, ये सारे का सारा कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि वास्तविक शक्तियां कार्यपालिका किसके पास है, मंत्रिपरिषद के पास है। तो विदेशिक संबंधों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है नियुक्ति संबंधी कार्य। नियुक्ति संबंधी कार्य, वही बात आगे फिर मैं दोहरा देता हूं। वैसे कहने का तो राज्य के राज्यपालों की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, या फिर बोल दें हम भारतीय जो राजदूत है विदेशों के अंदर, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उनके पीछे असली जो बल होता है, असली जो शक्ति होती है या फिर असली सलाह होती है, वह मंत्रिपरिषद की होती है। तो आज हमने बात की है मंत्रिपरिषद के संबंध में। एक बार मैं फिर थोड़ा सा दोहराव कर लेता हूं इसके संबंध में। मंत्रिपरिषद के गठन की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में की गई है। इसके तहत मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देगी। इसके बाद राष्ट्रपति का गठन प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, यानी कि लोकसभा जो बहुमत दल का नेता है वह प्रधानमंत्री है। इसकी सलाह पर ही अन्य मंत्रियों का नियुक्ति या फिर शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा या फिर उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 75 के अनुसार। उसके बाद मंत्रियों में कार्यों का विभाजन कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। इसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा कितने प्रकार की शपथ दिलाई जाती है, शपथ 2 प्रकार की दिलाई जाती है, एक पद की, दूसरी गोपनीयता की। उसके बाद में है जो मंत्री हैं इनकी संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसके संबंध में संविधान में क्या प्रावधान है, तो 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा लोकसभा के सदस्य संख्या का 15% से अधिक सदस्य मंत्री नहीं बन सकते हैं, इसकी बात भी की गई है। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन समय से पूर्व भंग की भी किया जा सकता है। इसके बाद में मंत्री की श्रेणियां कितनी होती है, तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री
उप मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों को ही मंत्रिमंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमने कार्य और शक्तियों की बात की है, तो सबसे पहला कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना है। उसके बाद में कानून निर्माण पर नियंत्रण है, फिर राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण है, वित्तीय कार्य शक्तियां हैं, विदेशी संबंधों का संचालन है, उसके बाद में नियुक्ति संबंधी कार्य। तो ये सारा यानी कि हमारा छोटा सा चैप्टर है, इसको हमने बड़े विस्तार पूर्वक से देखा है। अब इसके थोड़ी सी क्वेश्चन आंसरों की बात कर लेते हैं, तो किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर इसके बन सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे कि मंत्रिपरिषद के गठन की बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो इसका आंसर 1 नंबर पर पड़ा है, अनुच्छेद 74। बाद में एक क्वेश्चन आ जाता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 75 के तहत। मंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। शपथ कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, कौन कौन से, पद व गोपनीयता की। उसके बाद में 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 क्या है, इसके तहत यानी कि जो लोकसभा की सदस्य संख्या है 15% से अधिक सदस्य मंत्री नहीं बन सकते हैं, ये प्रावधान है। तो यानी कि ये सारा हमने आज का हमारा टॉपिक पढ़ लिया। इसके अंदर 5-6 क्वेश्चन मैंने अंत में बोलने हैं, ये आपने अपने होमवर्क के अंदर करने हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं और भी और कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे भी 10th का एसएसटी का एग्जाम बाकी है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वैसे तो आप सभी ने सब्सक्राइब कर ही रखा है, फिर भी जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में हमारा यह प्रयास अच्छा लगा है या फिर लग रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।